नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा और न्यूज 18 देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आज विधायक बने हुए आपको 27 साल पूरे हो चुके हैं। कैसा रहा ये 27 सालों का सफर, कैसे देखते हैं इसे? ये एक बहुत संघर्ष भरी यात्रा रही और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा करने का मौका मिला और अपने विधानसभा क्षेत्र का मैं विशेष तौर से सभी मतदाताओं का, वहाँ की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहा और बहुत कम ऐसा कि लगातार 6 बार एक ही विधानसभा क्षेत्र से जीतना, बिना रुके जीतना, ये सचमुच में कठिन काम है, सरल नहीं है। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथियों ने, पार्टी के साथियों ने, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। पार्टी नेतृत्व का भी मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे अवसर मिला संगठन में छोटे स्तर से काम करने का और बड़ी जिम्मेवारी प्रदेश स्तर की, सब तरह की जिम्मेवारी मैंने निभाई, पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते भी और एक मंत्री के नाते भी और उसके साथ बतौर मुख्यमंत्री भी, और आज मैं लीडर ऑफ अपोजिशन। ये संभव तभी हो पाया जब वहाँ के लोगों ने मुझे पूरा प्यार दिया, स्नेह दिया, जिताया, मुझे बार बार जिताया और पार्टी नेतृत्व का सदैव मार्गदर्शन और आशीर्वाद रहा है। बिल्कुल सर, जिस वक्त आपने राजनीति शुरू की 1997, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, उस वक्त की हिमाचल प्रदेश की राजनीति और आज की हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कितना अंतर? बहुत अंतर है। मैं ये तो मैं कहूँगा कि उस वक्त जनप्रतिनिधियों से एक्सपेक्टेशंस होती थी, लेकिन लेवल ये नहीं होता था जो आज की तारीख में है। टेक्नोलॉजी का युग भी बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर हम शिमला से गांव जाते थे तो गांव में ही जाने के बाद जो है हम संपर्क में लोगों के साथ, क्योंकि लैंडलाइन होता था फोन वहाँ पर उस वक्त, और ये मोबाइल का उस वक्त का दौर था नहीं, तो बीच में कोई कम्युनिकेशन हो नहीं पाता था। कहीं टेलीफोन बूथ पर खड़े होकर के वहाँ कॉल किया, ये हो सकता था, लेकिन बहुत कम इस तरह की जो आज की तारीख में लोगों की एक्सपेक्टेशन है, उस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो दौर ऐसा था कि सड़कें बहुत कम होती थी, बहुत पैदल चलना होता था और लोगों की समस्याएं भी ऐसी थी। और आज की समस्याओं का, आज का इसमें बहुत अंतर है। उस वक्त गांव के बीच में एक जगह अगर नल लगाया था तो पूरा गांव नाचता था उस खुशी में कि गांव में नल आ गया, गांव में पानी की सुविधा आ गई। और आज घर के अंदर नल है, तो बहुत बड़ा अंतर है। और हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से मैं इस बात को लेकर कह सकता हूं कि कम से कम पानी और बिजली जो है, ये मूलभूत सुविधाएं हमारे दौर में जब हम विधायक बने तो तब तक लगभग मोटे तौर पर हो ही गई थी। लेकिन आज की युग में तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बहुत बड़ी है, हर गांव को सड़कें हैं और सुविधाएं जिस प्रकार से होनी चाहिए वहाँ पर स्वास्थ्य की, शिक्षा की सुविधाएं बहुत बेहतर हुई है पहले की तुलना में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत कुछ अभी तक करने को है। बिल्कुल सर, राजनीति के स्तर की भी अगर बात कर लें, विकास तो होता है समय के साथ, जैसे आपने कहा कि आधुनिकता हो गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, कनेक्टिविटी बेहतर हो गई, लेकिन राजनीतिक जो स्तर है उसको लेकर कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि राजनीति की मिसाल दी जाती थी, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में शुचिता थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कहीं ना कहीं एक सामंजस्य होता था, दूसरों के प्रति वो रिस्पेक्ट और वो आदर भाव हमेशा से रहा। लेकिन अगर हम मौजूदा समय में देखें, इतनी तल्ख टिप्पणियां, इस तरह का वाद विवाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, राजनीतिक स्तर को आप किस तरह से देखते हैं हिमाचल प्रदेश के? निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन है उसमें। मैं देखता हूं कि 98 में जब मैं पहली बार विधायक बना तो हमें मौका मिला है बहुत वरिष्ठ नेताओं के साथ हिमाचल प्रदेश में काम करने का। वीरभद्र सिंह जी थे, JBL खाची थे, ठाकुर रामलाल जी पूर्व मुख्यमंत्री जो वो भी थे, उस वक्त सदन के अंदर थे। और मैंने देखा कि वाद विवाद होता था, अच्छा खासा होता था, लेकिन उसके बाद
वो कुछ पल के लिए होता, थोड़ी देर के लिए होता था, उसके बाद वो समाप्त हो जाता था। बदले की भावना के साथ काम करने की परंपरा उस वक्त, इस तरह की कल्चर नहीं था वहां पर। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि विधानसभा के अंदर जब इस तरह का माहौल हो जाता था तनाव का, तो हमारे जो वरिष्ठ हमारे विधायक होते थे, नेता होते थे, वो उस वातावरण को हल्का करने के लिए प्रयत्न करते थे। और फिर थोड़ी तल्खी हुई तो फिर उसके बाद फिर मिलकर के आगे काम पर लगते थे। लेकिन आज की तारीख में बहुत परिवर्तन है। अगर तल्खी होती तो उसके बाद वो तल्खी लंबे समय तक रहती है, और बोलने का तौर तरीका उसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है। यानी कि लोकतंत्र है, बोलने के अधिकार सबको है, लेकिन उसके बावजूद क्या बोलना है ये महत्वपूर्ण है। और उस वक्त हमने इस बात को देखा कि टिप्पणियां होती थी, लेकिन हल्की टिप्पणियां नहीं होती थी। आज बहुत हल्की टिप्पणियां होती हैं, और बहुत हल्के स्तर पर। और मीडिया भी उन सारी चीजों को ले, उस वक्त का मीडिया भी इस तरह से, अगर इस तरह की कोई बात होती थी, उन बातों को छोड़ देते थे, उनको वो ज्यादा ये तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन आज मीडिया का रोल भी उस तरह से थोड़ा इस तरह का हो गया कि कुछ ज्यादा ऊंचे बोलता है, ज्यादा तल्खी के साथ बात करता है, चाहे उसमें तर्क है या नहीं है, तो उसको खबर बनाते हैं। तो वो थोड़ा सा अंतर आज के इस दौर में हमको दिखता है। उस वक्त क्या होता था, ऊंचे बात होती थी कई बार, लेकिन तर्क होता था उसमें। आज हम देखते हैं कि वो तर्क जो है, वो लॉजिक जिसको बोलते हैं हम, वो सारी चीजों को लेकर के कई बार देखने को नहीं मिलता है। बस खबर के लिए, खबर बनाने के लिए कोशिश होती है, वो सारी चीज को लेकर के वो भी अंतर है। सर, लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जिक्र किया जा रहा है, हाल ही के कुछ बीते दिनों का अगर मैं जिक्र करूं, राजनीति हो रही है हिमाचल प्रदेश में समोसे पे, राजनीति हो रही है मुर्गे पे। चंबा में जिस तरह से खच्चर घोटाला सामने निकल कर आया, तो कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों को तवज्जो दिया जा रहा है, इस तरह के मुद्दों पर बयानबाजी, तर्क वितर्क जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो हो रहा है बनस्पत इसके कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के, नशा तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, या इसके अलावा कानूनगो महासंघ के लोग धरने पर चले गए हैं, लोगों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, एसएमसी शिक्षकों का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे, इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह की आवाज बुलंद होनी चाहिए, उसके बजाय बाकी जिन हल्की टिप्पणियों का और जिन हल्के मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन पर राजनीति हो रही है। उसमें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही हाथ है। मैंने इस कहा कि ये ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष में ही जो है गिरावट आई है, ये सब तरफ है ये। और सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी बड़ी होती है। उनको कोई भी फैसला लेना है, फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए, गंभीरता के साथ लेना चाहिए, और जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। ये दायित्व तो सरकार का होता है। और हम इस बात को महसूस करते हैं कि जब फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, सोचे समझे बिना लिए जाते हैं, तो इस प्रकार के विवाद होते हैं। और फिर आखिरकार वो मुद्दा तो नहीं होता है, लेकिन सरकार की छवि पर उसका असर होता है कि कितने हल्के में सारी चीजों को लेते हैं, कितने बिना सोचे समझे फैसले लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये मुझे लगता है कि सरकार का एक दायित्व बनता है गंभीरता से काम करना, गंभीरता से काम करके जो है वो सारे मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं वो हमेशा चर्चा का विषय रहने ही चाहिए। बेरोजगारी बहुत बड़ा विषय है, और जो आज आप ड्रग्स का जो प्रचलन आप कह रहे हैं, ये तो सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बहुत गंभीरता से सारी हर रोज ओवरडोज से नौजवान जो है वो मरते जा रहे हैं। कुछ सड़क के किनारे यहाँ पड़ा हुआ है, कोई सड़क के किनारे वहां पड़ा है, मालूम पड़ता है कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उनकी डेथ हुई है। और तो कुछ रिकॉर्डेड मामले तो अभी जो आए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो बहुत बड़े चौंकाने वाले हैं। और जो रिकॉर्डेड नहीं है वो मामले कितने होंगे, क्योंकि लोग बताते नहीं है, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा है इसमें, और सोशल स्टिग्मा है तो लोग छुपाते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि नौजवान बच्चा था, उसकी डेथ हो गई, हम जब पूछते परिवार वालों को पूछते थे, हार्ट अटैक हो गया, एकदम जी दौरा पड़ गया। दौरा पड़ा या नहीं पड़ा, कई बार हार्ट अटैक भी पड़ता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि वो ड्रग्स के कारण उसकी डेथ होती है, लेकिन उसके बावजूद वो सोशल स्टिग्मा होने के कारण नहीं बता पाते हैं। तो
बहुत बड़ा अभियान चलाने की, अभी मुझे लगता है कि आज के दौर में तो ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर के बड़ा जो है अभियान चलाने की आवश्यकता है ड्रग्स के खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इस विधानसभा के सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे और उसके बाद जन जागरण के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के एक अभियान शुरू करेंगे। और ये नशे का प्रचलन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बात यह है सर कि इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, उनके भी नाम इस तस्करी में सामने आए। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह बयान था कि अगर कोई अधिकारी इसमें संलिप्त पाया जाता है और उसके खिलाफ अगर पुख्ता सबूत हैं तो त्वरित उस पर कार्रवाई हो और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला था कि अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, वो इस तरह के रैकेट में संलिप्त पाए गए। हो सकता है इसमें, क्योंकि आखिरकार मनुष्य है, मनुष्य की एक प्रवृत्ति जो आज के दौर में जो बन गई कि जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए। और ये एक ऐसा लिक्विडेटिव इस कारोबार है ये, जिसमें लोग रातों रात जो है वो अमीर होते हैं। एक तो ये है, दूसरा जो उसको इस धंधे में शामिल है। एक इसमें दूसरा पार्ट ये है कि जो एक बार इसमें नशे की चपेट में आ गया तो 2 बार 3 बार अगर कोई इसका सेवन करता है तो उसके बाद एडिक्शन हो जाता है उसको। ये जो चिट्टा तो ऐसा है कि 2-3 बार अगर इसकी डोज अगर किसी ने ली तो वो कंप्लीट जो है एडिक्शन उसको हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो भी दोषी है, कोई भी प्रभावी आदमी, प्रभावशाली आदमी, किसी का भी रिश्तेदार, कोई भी हो, कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी समाज के वर्ग में काम करने वाला हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई। और कुछ संदेश ऐसे होने चाहिए कि जो उदाहरण के रूप में हो कि अगर इस तरह से आप नशे के सेवन में जो है वो शामिल होंगे, नशे के प्रचलन बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि उससे एक डर का एक माहौल पैदा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी आगे आने वाले समय में इसको लेकर अभियान चलाएगी, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे मोर्चे होते हैं सर जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और शायद हिमाचल प्रदेश जो नशे के क्षेत्र में इतना आज दूसरे नंबर पर है पंजाब के बाद, वो कहीं ना कहीं ये सार्थक प्रयास साबित होगा, ये लग रहा है। लेकिन मौजूदा समय में सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? हर एक मोर्चे से, चाहे डेवलपमेंट की बात की जाए या लोक कल्याण के विषय में अगर सरकार काम कर रही है, आप कैसे आंकेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में सरकार सही मायने में दिखती ही नहीं है। सरकार जैसी कोई चीज है ऐसा लगता ही नहीं है। उसकी वजह यह है, सरकार होती है तो डेवलपमेंट के काम दिखते हैं, काम हो रहा है, विकास हो रहा है। सरकार होती है, जो बड़े इश्यूज हैं उस पर कार्रवाई होते हुए दिखती है, चाहे वो ड्रग्स का है, चाहे उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का है, कानून व्यवस्था का। आज मर्डर की घटनाएं इतनी ज्यादा हो गई है, जो चिंता का विषय बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कारण कुछ भी हो, लेकिन चिंता का विषय है। और उसके बाद जो हमारा काम करने वाला जो कर्मचारी का वर्ग है, उसमें अनरेस्ट होना, उसमें नाराजगी होना, निराशा का माहौल होना, समय पर सैलरी नहीं मिलना, पेंशन नहीं मिलना। हम मानते हैं कि आर्थिक संकट है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें जो है वो जब सब देखते हैं तो सरकार का अभिप्राय जिस प्रकार से लिया जाता है वो उस तरह से होता नहीं है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो फैसले लिए जाते हैं, फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, बिना सोचे समझे लिए जाते हैं। फिर फैसला लेने के बाद जब वो फैसला नुकसानदायक लगता है तो उस फैसले को बदल देते हैं, उसमें यू टर्न ले लेते हैं। ये भी बहुत सारा देखने को मिला है हमको। तो इस तरह से मुझे लग रहा कि भी हिमाचल प्रदेश में इतनी कैजुअली सारी चीजों को लेते हुए सरकार का संचालन करना, तो मुझे लगता है कि भी इससे पहले कभी होता नहीं। डेवलपमेंट फोकस गवर्नमेंट का जो होना चाहिए काम करने का तरीका, वो टोटली मिसिंग है। फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी असंतोष का एक बहुत बड़ा माहौल है, क्योंकि 1 साल के कार्यकाल में ही 9 विधायक जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, 6 तो कांग्रेस के थे, वो छोड़ के चले गए। आज भी कांग्रेस के अंदर तक सहज नहीं है, शांति नहीं है।
आप अंदाजा लगाइए कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि पिछले 100 से ज्यादा दिन हो गए जब उनके ब्लॉक की कांग्रेस भंग है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट की भंग है, स्टेट की भंग है, अभी तक वो बना नहीं पाए हैं। वहां पार्टी का सिस्टम भी ऐसा है और सरकार का सिस्टम है, सरकार का सिस्टम भी ऐसा है। और जो चिंता का विषय हमारे लिए है कि अब जनता के काम हो ना हो, डेवलपमेंट के काम से कोई सरोकार सरकार को लगता नहीं है, और सिर्फ एक ही चीज को लेकर के कि हमारी कुर्सी बची रहे, हमारी सरकार बची रहे, और इसके अलावा जो भ्रष्टाचार की जो घटनाओं का क्रम चल रहा है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक घोड़े पर 1.5 करोड़ रुपए का जो है, खच्चर के ऊपर जो है 1.5 करोड़ रुपए का बिल बना दिया। पानी हिमाचल प्रदेश में ठियोग में जो घटना हुई कि स्कूटर पर पानी ढोए गए हैं, पानी पिलाया गया है, पर स्कूटर पर ले जा करके टैंकर की जगह स्कूटर के नंबर उसमें आए हैं, वो एक और घपला है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति बनी है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट वो बड़े स्तर पर है। डेवलपमेंट का जो पैसा है वो सैलरी और पेंशन में जो है वो बांटा जा रहा है। केंद्र से 1000 करोड़ रुपए से ऊपर जो है वो जो स्पेशल असिस्टेंस, जो सेंट्रल असिस्टेंस मिली है, उसमें से बहुत सारा पैसा इन्हें डाइवर्ट करके जो सैलरी और कंपोनेंट और पेंशन के लिए देना पड़ा है। तो उस कारण से मुझे लगता है कि फोकस नहीं कर पा रही है, प्रायोरिटी नहीं है। सरकार के 2 साल के कार्यकाल में एक चीज ऐसी नहीं है जिस पर सरकार बोले कि ये काम हमने किया है। डेवलपमेंट का काम लोगों से पूछे कि भाई डेवलपमेंट का कोई एक काम, कोई एक योजना जिसको लेकर के, जैसे हमारा नई स्कीम के लिए नए इनिशिएटिव लेकर के जो हमने काम की, हमने गृहिणी सुविधा योजना हर घर में गैस के लिए, गैस पहुंचाने के लिए की, हमने सहारा योजना जो है गरीब लोगों के इलाज के लिए, और हिम केयर योजना गरीब लोगों के इलाज के लिए, शगुन योजना जो बेटियां हमारी बीपीएल परिवार की है, उनकी शादी होती तो 31,000 रुपए उनके खाते में हम डालते थे, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ऐसे इनिशिएटिव्स थे, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव थे जो समाज के छोटे वर्ग के बीच में रह करके उनके लिए मदद के रास्ते निकालते थे। तो अब हिमाचल प्रदेश में एक भी इनिशिएटिव 2 वर्ष के कार्यकाल में, लंबा होता 2 वर्ष, 2.25 वर्ष हो गया, अब तो 2.25 वर्ष के कार्यकाल में एक भी इनिशिएटिव ऐसा नहीं है जिस इनिशिएटिव को वर्तमान सरकार के रूप में माना जाए कि सरकार का ये इनिशिएटिव है। और उसमें जो संस्थान बंद करना वो एक अलग विषय है। 1865 संस्थान खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर दिए, और उसके बाद जो टैक्सेस का बिना सोचे समझे टॉयलेट टैक्स का चर्चा हो जाती है, आपको बस में हीटर जा रहा है तो उसका टिकट काटा जा रहा है, और इसके अलावा बहुत ऐसी घटनाएं, इतनी घटनाएं हो गई जिसके कारण सरकार की गंभीरता जो जिस तरह से दिखनी चाहिए वो गंभीरता नहीं है। कुछ ऐसे नेता बीजेपी ज्वाइन उन्होंने ज्वाइन की कांग्रेस छोड़कर, लेकिन असंतोष तो बीजेपी में भी है, हालांकि खुलकर सामने नहीं आता। लेकिन जिस तरह से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, लेकिन हमीरपुर रीजन से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति ना होना, कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि बीजेपी में भी आपस में असंतोष है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये कि देहरा में बीते कल रमेश धवाला, जो कि बीजेपी के सीनियर नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पैरेलल संगठन और एक पैरेलल कार्यकारिणी गठित करने का जिक्र किया है, और शायद नियुक्तियां शुरू भी कर दी उसको लेकर। देखो, वहां की जो बात हुई है वो ध्यान में आई है, पार्टी हाईकमान ने उसका कॉग्निजेंस लिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पार्टी जो उचित समझे उस पर फैसला करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित है कंपैरेटिवली। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, थोड़ी बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा नेतृत्व है इतना मजबूत है, किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि अनुशासनहीनता यहां पर हो। अगर करेगा तो उनको मालूम है कि परिणाम क्या होगा। तो इसलिए इन सारी चीजों में रात दिन का अंतर है। कांग्रेस में तो जो है एक तरह का ऐसा आलम है आज की तारीख में, किसी को कोई मालूम नहीं है, खुलेआम बोलते हैं, विधायक बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, पदाधिकारी बोल रहे हैं, नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वो एक स्थिति बहुत अलग तरह की है, उसकी कंपैरिजन बीजेपी के साथ नहीं किया जा सकता है। पहले सवाल लेती हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा था कि गंगा नहाने से गरीबी दूर नहीं होती, लेकिन हिमाचल प्रदेश के भी कई ऐसे मंत्री कांग्रेस के वहां गए और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री हो या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद वहां गए, उप मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं, और इससे पहले भी जिस तरह के बयान सामने आते रहे हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के ही मंत्री वहां पर जाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये सचमुच में मुझे थोड़ा सा ये जरूर लगा कि
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री तो बाद में आए, सबसे बाद में जब समापन होने जा रहा था तो आए वो, उनको लगा कि नहीं तो ये बड़ा एक इशू बनेगा, और फिर वो पहुंचे, वहां स्नान किया उनने। उप मुख्यमंत्री गए थे और जो विक्रमादित्य जो है वो भी गए थे। ये 3 लोग गए, लेकिन अधिकांश कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने, राष्ट्र स्तर पर जो बड़े बड़े नेता है, सब लोगों ने विरोध किया और जाने से परहेज किया। ये मैं ये देखता हूं उस बात को। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो गए हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं। श्रद्धा है, आस्था है, तो उस भाव के साथ जाना चाहिए, मेरा यही मानना उसमें है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पूरा इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस कुंभ के आयोजन के लिए इतनी घटिया टिप्पणियां की हैं, इसका इतना ज्यादा विरोध किया है, लेकिन उसके बावजूद भी 66 करोड़, 66 दुनिया का सबसे बड़ा श्रद्धा और आस्था का स्नान जो है, ये केंद्र जो है, ये प्रयागराज वहां पर बना, और वहां त्रिवेणी में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने परवाह नहीं की कौन क्या बोल रहा है। इससे एक चीज जाहिर जरूर होती है कि आज भी लोगों के बीच में, मन में, दिल में सनातन के प्रति श्रद्धा है, आस्था है। और दूसरी बात, मैं खुद जाकर के वहां पर जब देखा तो मुझे लग रहा था कि उसमें नौजवान पीढ़ी कम होगी, तो हमने देखा कि लगभग 80% लोग ऐसे थे जो यूथ है, नौजवान है, जो वहां पर स्नान करने के लिए, बुजुर्ग भी आए, सब जो है वो वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे। लेकिन बहुत बड़ी तादाद हमारी नई जनरेशन थी, वो एक संदेश देती है, बहुत बड़ा संदेश देती है दुनिया के लिए कि ये सनातन के प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव हमारी नौजवान पीढ़ी में भी है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। विधानसभा का बजट सेशन अब शुरू हो रहा है, 17 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। कितनी उम्मीदें हैं बतौर विपक्ष की, किस तरह का ये बजट रह सकता है, और क्या क्या उम्मीदें जनता के लिए बतौर विपक्ष? आप देखिए, इस बात तो बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो बजट क्या पेश करेगी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स होने चाहिए वो तो है ही नहीं। मेजर पोर्शन जो है गवर्नमेंट का, जो रेवेन्यू का, चाहे वो सेंट्रल टैक्सेस का शेयर है, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स केंद्र से आती है, चाहे हिमाचल प्रदेश में जो हमारा वैट के माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो एक्साइज के माध्यम से हमको जो है आय होती है, चाहे वो दूसरे किसी भी माध्यम से आपको आय होती है, वो पैसा इतना होगा कि उससे मुश्किल से आप सैलरी देने की स्थिति और पेंशन देने की स्थिति में नहीं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके संदर्भ में क्या करेंगे आखिरकार? यानी कि आपको डेवलपमेंट अगर हिमाचल प्रदेश में करना है, सड़कें बनानी है, सड़कों को मेंटेन करना है, पेयजल योजनाओं को पहुंचाना है, जो पैसा केंद्र का है उसी पैसे से ही काम चला है। बाकी स्टेट के पास आज की तारीख में पैसा है ही नहीं। इस बजट से कुछ भी नहीं हो पाएगा। कुछ इस बार के बजट की स्थिति है कि बहुत निराश होने वाली स्थिति है, क्योंकि स्टेट के पास तो अपने फंड्स तो है ही नहीं। जो भी पैसा है, वो पैसा क्या है? पीएमजीएसवाई का पैसा है, सीआरएफ का पैसा है, नाबार्ड का पैसा है, और उसके बाद जो है हमारे सेंट्रल जो प्रोजेक्ट हैं टूरिज्म के क्षेत्र में हमारा एडीबी का पैसा है। अब मुझे विचित्र लगा, अभी मुख्यमंत्री मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि के मेले में गए थे और वहां पर कहा कि मैं शिव धाम के लिए 100 करोड़ देने की घोषणा करते हैं। अरे 100 करोड़ कौन सा दे रहे हैं आप? ये पैसा कौन सा पैसा? ये एडीबी का पैसा जो 2200 करोड़ रुपए मैं लेकर के आया था केंद्र सरकार से अपनी सरकार में, उसमें से 200 करोड़ रखा था हमने वहां पर उस प्रोजेक्ट के लिए। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 50 करोड़ का काम हमने पहले टेंडर लगाया था और 200 करोड़ रुपए, और उसमें से अब 100 करोड़ की घोषणा की है, जैसे कि वो स्टेट की ओर से दे रहे हैं। अरे वो पैसा तो वो पैसा है जो केंद्र ने दिया है, केंद्र का पैसा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा है वो। तो उस सारी चीज को उनको समझना चाहिए कि आखिरकार किस तरह से और आने वाले समय में वो काम कर पाएंगे हिमाचल प्रदेश में। ये चिंता का विषय है। स्टेट के पास बजट में प्रावधान करने के लिए नई स्कीम के लिए पैसे नहीं है। जो चली हुई स्कीम है वो कोलैप्स हो गई। देखो, चली हुई स्कीम के लिए मंदिर ट्रस्ट से पैसा लेकर के चलाने की नौबत आ गई है। ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। तो इसलिए बजट से उम्मीद
रखने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पैसा ही नहीं है प्रदेश सरकार के पास, ये स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल जयराम जी, हर एक विषय पर खुलकर बात करने के लिए और बतौर विपक्ष के नेता जनता की आवाज बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ये थे हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, जिनका ये कहना है कि आगे आने वाले बजट से किसी तरह की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, लेकिन देखना होगा कि विधानसभा में जनता की आवाज को विपक्ष किस तरह से बुलंद करता है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।